Dear students, welcome back. Yes, for my students who are appearing civil services and taking up prelims exam in 2027, आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत अर्ली है, 10 महीने 11 महीने से भी ज्यादा है, लेकिन yes, this exam requires at least 1 year uninterrupted attention and lot of passion. यदि आप पैशनेट हैं मेरी तरह तो आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा क्योंकि ये अनदर रिसर्च बेस्ड वीडियो है समझने के लिए इकोनॉमिक्स पोर्शन को, और खास करके वो पोर्शन जो स्टूडेंट को थोड़ा परेशान करता है, कॉन्सेप्चुअल है। मैंने जैसा कहा था कि इकोनॉमिक्स के 10 बेसिक कॉन्सेप्ट जो खास करके मैक्रो इकोनॉमिक्स के यदि आप समझ जाते हैं तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के इकोनॉमिक पोर्शन के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद तो जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट इवेंट है, कॉमन सेंसिकल है एंड ऑल। उसमें से फर्स्ट हम लोग ने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट था आरबीआई का, और आज उसकी काउंटर पार्ट देख रहे हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई क्या करती है, जिसको हम रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर और मेनी अदर टर्म्स के रूप में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। चलिए इस भूमिका के बाद शुरुआत करते हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2027 के लिए इकोनॉमिक्स के 10 बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में, जहां हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टूल किट with RBI to manage the short-term liquidity. Repo, reverse repo, CRR, SLR and all. Let us begin. इससे पहले कि हम लोग ये देखें कि शॉर्ट टर्म जो मार्केट है उस वो है क्या, पहले मतलब इसके पहले कि आरबीआई कैसे इंटरवीन करती है, लिक्विडिटी कैसे, लिक्विडिटी जब मैं कहता हूं तो जो इकोनॉमी में जब ज्यादा मनी फ्लो करता है तो लिक्विडिटी ज्यादा होती है, कम मनी फ्लो करता है तो लिक्विडिटी टाइट होती है। सारा मामला यहाँ पे मनी मार्केट का है। मनी मार्केट जो है वो मार्केट है बैंकिंग या इकोनॉमी में, या मनी मार्केट कह लीजिए मनी के बाजार में। मनी मार्केट जो टर्म है वो शॉर्ट टर्म फंड को कैसे जो है मैनेज करती है, बैंकिंग एंड अदर जो कमर्शियल कंपनीज एंड अदर जो भी कैश में या मनी में डील करती है। सो हाउ दे मैनेज देयर शॉर्ट टर्म फंड्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसका कि मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर है। ऐसे सारे फंड्स जिसकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर है, उसकी जो खरीद फरोख्त, लेंडिंग, बोरोइंग, ये सारी चीजों का जो बाजार है उसको हम मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट इज वेयर इंस्टीट्यूशंस बोरो एंड लेंड मनी टू मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड। और ये इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? जनरली कॉमर्शियल बैंक, बट समटाइम नॉन बैंकिंग जो एनबीएफसीज होते हैं, फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एंड मेनी टाइम कॉर्पोरेट्स भी जो हैं इस मार्केट में, तो आरबीआई भी एक प्लेयर है इसमें। सो द मनी मार्केट इज वेयर द इंस्टीट्यूशन बोरो एंड लेंड मनी टू मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड। अब देखिए कि जब इसके जो टर्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कितनी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। मेजर जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज कॉल मनी। कॉल मनी एक रात के लिए लोन लेते हैं। आप सोचेंगे एक रात के लिए कौन लोन लेता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्ज कीजिए कि बैंक को जो है जीएसटी पेमेंट करना पड़ा, उसके यहाँ जीएसटी जमा होती है, चालान एंड ऑल, और उसको मान लीजिए 1,000 करोड़ का गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ा, और अचानक बैंक को शाम में फील होता है कि उसके पास कैश की कमी है। कल यदि बैंक एटीएम से पैसे निकालेंगे तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो ओवरनाइट जो उसको पता है कि कल फिर बहुत लोग बैंक में आएंगे, हमारे हजारों ब्रांचेज में और करोड़ रुपए जमा होंगे, तो शाम तक हमारी लिक्विडिटी ठीक हो जाएगी। ऐसे में वो जो है रात भर के लिए आरबीआई से या किसी से भी ओवरनाइट जो है वो एक इंटरेस्ट पे 5% 6% जो लगभग रेपो रेट के आसपास होती है, उस पे वो जो है मनी को उधार लेते हैं एक रात के लिए, और फिर अगले दिन जब पैसे आ जाते हैं बैंक में कस्टमर के द्वारा तो उसको पे कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉल मनी ओवरनाइट। नोटिस मनी 214 दिन का है। टर्म मनी 15 दिन से 1 साल का है। ट्रेजरी बिल जो है गवर्नमेंट इशू करती है, अप टू 1 ईयर की मैच्योरिटी होती है। इसी का जो लॉन्ग टर्म वर्जन जीसेक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। कॉमर्शियल पेपर कंपनीज इशू करती हैं अप टू 1 ईयर के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी बहुत सारे कंपनी इशू करती हैं अप टू 1 ईयर। एंड रेपो जो मार्केट है वो आरबीआई और बैंक के बीच का है। जैसे कि अब जब बैंक को कैश की जरूरत होती है तो आरबीआई के पास जाते हैं, वो रेपो रेट पे जो है आरबीआई से पैसे लेते हैं, उसको हम रेपो कहते हैं। कई बार आरबीआई जो है वो बैंक से की जो एक्सेस कैश होती है उसको लेके उसको इंटरेस्ट भी देती है, उसको रिवर्स रेपो कहते हैं। आगे हम इसको और समझाएंगे।
तो मेनली इस स्लाइड को मैं इसलिए इससे शुरुआत कर रहा हूं कि ये सारा खेल जो है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का, वो मनी मार्केट का है। और इसमें जो लिक्विडिटी की जो सिचुएशन है, उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। अब जरा से ये प्रॉब्लम पहले एक बार और समझ लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि जो कॉल मनी मार्केट है, वो इंडिकेटर होता है कि लिक्विडिटी की इकोनॉमी में क्या कंडीशन है। आरबीआई को ये पता लगा कि अरे कॉल मार्केट में जो रात भर के लिए जो लोन लोग ले रहे हैं, बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन, वो जो है 6.5% के रेट से ले रहे हैं, जबकि रेपो रेट जो है, रेपो रेट ये है 6%। तो आरबीआई को ये लगेगा कि लिक्विडिटी टाइट हो गई है। क्यों? क्योंकि आरबीआई हमेशा ये कोशिश करेगा कि जो कॉल मनी का जो इंटरेस्ट रेट हो, वो रेपो रेट के आसपास हो। ये रेपो रेट यही इंडिकेट ही करता है कि आपको शॉर्ट टर्म लोन किस रेट पे मिलेगा। यदि ये 6% से ज्यादा है, 6.5% है, इसका मतलब है कि कैश की कमी है इकोनॉमी में। तो आरबीआई सोचेगा नो, ये सिचुएशन ठीक नहीं है, लिक्विडिटी टाइट हो गई है, इसका मतलब हमें कैश या मनी को इंजेक्ट करना है इकोनॉमी में। तो इंजेक्ट कैसे करती है इकोनॉमी में, आप सोचिए। वो रेपो रेट जो है, उसको उसने मान लीजिए घटा दिया, आधे पॉइंट से उसने घटा दिया। जैसे ही उसने मान लो इसको 5.5% किया, तो बैंक जो है तुरंत इस रेट पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लोन लेने लगेगी आरबीआई से। और बैंक के पास जब मनी आता है, तो आपको पता है मनी मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट से और मनी क्रिएट होती है। और ये कॉल मनी जो है लगभग 5.5 के आसपास फिर जाके स्टेबल हो जाएगा, मतलब रेपो रेट के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है लिक्विडिटी को वो कंट्रोल करते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि यदि आरबीआई को पता लगा कि कॉल मनी जो है, रेपो रेट जो है 6% है, आरबीआई चाहती है कि कॉल मनी या ओवरनाइट जो इंटरेस्ट रेट हो, वो 6% से ज्यादा नहीं हो, या 6% से बहुत कम भी ना हो। अब मान लीजिए 5.5% पे कॉल मनी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आरबीआई को लगेगा तो लिक्विडिटी एक्सेस है, तभी तो 5.5% पे चल रहा है, क्योंकि 6% पे चलना चाहिए, बहुत ज्यादा कैश है, इसलिए लोग कम इंटरेस्ट पे ओवरनाइट लोन देने के लिए तैयार है। अब जो है वो लिक्विडिटी को टाइट करेगी। कैसे करेगी? उसको सक करना है, उसको खींचना है, मार्केट से मनी को खींचना है। यदि मार्केट से मनी को खींचना है, तो रिवर्स रेपो का सहारा देगी, मतलब या रेपो रेट को बढ़ना देगी, दोनों ही कर सकती है। तो रेपो रेट को यदि मान लीजिए उसने 6% से बढ़ा के 6.5% कर दिया, अचानक बैंक के पास में कैश की कमी हो जाएगी, क्योंकि अब उसको आरबीआई से बहुत महंगा लोन मिलेगा। इसका मतलब है कि वो जो है 5.5% पे तो कोई नहीं दे पाएगा, तुरंत जो है ये 6.5% की तरफ बढ़ने लगेगा। इस तरीके से लिक्विडिटी को घटा के या बढ़ा के, शॉर्ट टर्म जो मनी मार्केट होती है, उसमें लिक्विडिटी की स्थिति को आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। नेट सेल में यही मामला है। अब आगे के स्लाइड में देखिए, यदि आप इसको समझ पाते हैं। यदि मेरी बात आपको कोई कठिन लग रही हो, तो इसको 2-3 बार सुनिए और थोड़ी नेट पे जाके पढ़ के भी इससे रिलेट कीजिए। अब जो है आरबीआई के पास जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो एक टूल किट है, टूल किट वर्ड थोड़ा सा निगेटिव पेजोरेटिव हो गया या पेजोरेटिव हो गया, मतलब निगेटिव कनोटेशन हो गया। इसको टूल किट को कई लोग अलग ढंग से सोचते हैं। टूल किट का मतलब होता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, पॉलिसी ऑप्शंस क्या है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो पॉलिसी ऑप्शन है, ये 2 लाइन तो चलिए पढ़ लीजिए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि आरबीआई जो है वो इन पॉलिसी को घटा बढ़ा करके जो है लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म को। रेपो रेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। ये वो रेट है, रेपो रेट, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म, ओवरनाइट या शॉर्ट टर्म, एक रात के लिए भी कर सकती है, 2 महीने के लिए भी शॉर्ट टर्म या ओवरनाइट मनी बोरो करती है आरबीआई से। ये है रेपो रेट। हर 3 महीने पे आरबीआई बैठती है और वो रेपो रेट डिक्लेयर करती है। उससे पूरी इकोनॉमी में जो है काफी फर्क पड़ता है। हर 3 महीने पे याद रखिएगा रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उल्टा है। ये वो रेट है जिस रेट पे जो कमर्शियल बैंक है, वो उधार देते हैं अपने सरप्लस कैश को, वो लेंड करते हैं आरबीआई को। मान लीजिए कि एक बैंक के पास में 500 करोड़ का जो है एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, एक्सेस मनी है, तो वो आरबीआई के पास उसको पार्क कर देगा। आरबीआई इसके बदले में जो है उसको गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल एंड अदर चीजें देगा, मतलब एज कोलैटरल, और इंटरेस्ट भी उस पर पे करेगा। तो वो जो रेट है जो आरबीआई पे करता है बैंक को, क्योंकि बैंक ने उसके पास एक्सेस कैश रखा है, इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उल्टा समझ लो, आप ऐसे समझ लो कि रेपो रेट ये है कि जिस रेट पे आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म लोन के लिए इंटरेस्ट पे देता है। फिर से मैं कह रहा हूं, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पे बैंक आरबीआई से
लोन लेती है। और रिवर्स रेपो रेट उल्टा है, वो रेट है जिस रेट पे बैंक आरबीआई को लोन देती है। ऐसे तो सीधा समझ लो। अब थर्ड जो ऑप्शन जो टूल है वो है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो ये होता है कि किसी बैंक के पास मान लो कि 100 रुपए का डिपॉजिट है। डिपॉजिट मतलब कि दोनों, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कहते हैं सेविंग बैंक अकाउंट को, करेंट अकाउंट को, इस टाइप के जो होते हैं जिसको कभी भी निकाला जा सकता है उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और जो टर्म डिपॉजिट होता है वो फिक्स डिपॉजिट होता है या रिकरिंग डिपॉजिट टाइप, जिसको कि आप एक टर्म से पहले नहीं निकाल सकते, यदि पहले निकालोगे तो पेनल्टी लगती है। तो मान लो 100 रुपये जो है टोटल डिपॉजिट है, टर्म एंड फिक्स डिपॉजिट। तो रिजर्व सॉरी कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि आरबीआई कहेगी कि इसका मान लो 5% जो है इस डिपॉजिट का आपको आरबीआई के पास रखना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा करती है आरबीआई? जिससे कि बैंक के पास में कैश रहे कि यदि पब्लिक को या किसी को जरूरत पड़े तो बैंक ये ना कहे मेरे पास अभी कैश नहीं है। इसको इसको रखने के लिए कैश रिजर्व रेशियो रखना जरूरी होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? और इस ये जो अमाउंट 5% आरबीआई के पास रखती है हर बैंक, मान लो अभी तो से 3% है सीआरआर, उस पर कोई इंटरेस्ट आरबीआई नहीं देता है, याद रखना, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो है कि जो मान लो अगेन जो है डिपॉजिट जो है टोटल डिपॉजिट 100 रुपए का है, और इसमें से इनको कहा गया कि 15% जो है आपको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। आपको हमारे पास नहीं रखना, आरबीआई कह रही है हमारे पास मत आओ। जैसे आपने कैश रिजर्व रेशियो में आपने 3% मेरे पास रख दिया कैश, यहाँ मेरे पास मत रखो, अपने पास ही रखो। लेकिन इस डिपॉजिट का 15% जो अभी शायद 18% आगे मैं बताऊंगा, तो वो कहता है कि आप लिक्विड फॉर्म में रखो, कैश में रखो, गोल्ड में रखो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखो, ट्रेजरी बिल में रखो, कैश फॉर्म में रखो। इनफैक्ट ट्रेजरी बिल जीसेक भी नहीं रखो, ट्रेजरी बिल में रखो। मतलब कि जिससे कि आप उसको मतलब तुरंत भुना सको, लिक्विड फॉर्म में रखो उसको। जीसेक भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में रखो। अब चूंकि ये बैंक के पास में ही ये है 18%, जो उसके डिपॉजिट का 18% है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो आरबीआई के पास नहीं है। और ये सब इंस्ट्रूमेंट देखो अर्न करता है। यदि उसके पास में कैश है तो उसको वो कॉल मनी में और तुरंत दे करके उसे इंटरेस्ट कमा सकता है ओवरनाइट एंड अदर्स में। और इवन एक्सेस कैश जो है वो आरबीआई को देके भी पैसे कमा सकता है। गोल्ड जो है वो ऑलरेडी एप्रिसिएट होती है, पैसे कमाता है। ट्रेजरी बिल भी जो है वो पैसे कमाता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट होती है। तो ये अर्न करता है। इन दोनों में फर्क यह है कि कैश रिजर्व रेशियो में जो पैसे पार्क होते हैं आरबीआई के साथ, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। जबकि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आरबीआई के पास आपको नहीं देनी होती, अपने पास ही रखना होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, और उस पर आप अपना रिटर्न गेन करते रहते हो। देन नेक्स्ट कम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। आगे मैंने और इसको समझा, इसलिए इस स्लाइड में यदि आपको कम समझ में आया तो घबराना मत। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये होती है कि यदि बैंक को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एकदम इमरजेंसी में जरूरत पड़े, मतलब एकदम बिल्कुल उसको क्राइसिस हो गया है उस टाइप की, तो वैसे में जो है ओवरनाइट जो है मनी वो आरबीआई से मांगती है। तो आरबीआई इसके लिए ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट लेता है। जैसे मान लो कि रेपो रेट 6% है, तो एस एमएसएफ जो होगा वो 6.5% होगा। तो ये एक इमरजेंसी विंडो है। इमरजेंसी में ओवरनाइट आपको यदि पैसे चाहिए तो आरबीआई थोड़े से हाई इंटरेस्ट रेट पे, रेपो से थोड़ा हाई देता है, जिससे कि आप हमेशा ना चले जाओ आरबीआई के पास में। देन फाइनली जो है एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आपको जानना चाहिए। ये ओवरऑल जो है ना एक प्राइमरी ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है, जिसमें कि एक साइड में जो है बीच में रेपो रेट है, रेपो रेट जो आपने देखा मान लो 6% है। और हायर जो है जो एम एस एफ होगा, जो इमरजेंसी विंडो है, 6.5% है। और यहाँ पे जो है वो एस डी एफ होती है, जो आगे समझाऊंगा, ये होगा 5.5। ये लोएस्ट है, ये बीच में है, और ये हाईएस्ट है। इसी को इसी के बेसिस पे जो है ये जो रेंज होता है 5.5 से 6.5, इसी को प्ले करके मनी मार्केट में लिक्विडिटी को आरबीआई कंट्रोल करती है। आगे ये क्या मामला है मैं समझाऊंगा, एसडीएफ क्या है ये भी समझाऊंगा, एमएसएफ आपको केवल अभी इंट्रोड्यूस किया है, रेपो रेट भी इंट्रोड्यूस किया है।
ये फिर से मैं बोलूंगा, यदि ये स्लाइड आपको थोड़ा हैवी लग रहा है, आप इंतजार कीजिए, आगे के स्लाइड में आपको आसानी होगी समझने में, क्योंकि ये इंट्रो स्लाइड है। अब यहाँ पे, इसके पहले कि हम लोग एक एक करके समझे, एक और थोड़ा इंट्रोडक्टरी है कि ये दो कैटेगरी ऑफ मनी पॉलिसी टूल आरबीआई के साथ है। जो अभी आपने जितना देखा वो क्वांटिटेटिव टूल है, मतलब सीधे सीधे जो है, क्वांटिटेटिव आप जानते हो, क्वालिटेटिव आप जानते हो। क्वांटिटेटिव जो एकदम परसेंटेज के टर्म में, नंबर के टर्म में, न्यूमेरिकल टर्म में होती है, जिसमें रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर, एसएलआर है, मतलब करेंट कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, एंड एमएसएफ एंड एलएएफ कॉरिडोर जो भी मैंने समझाया वो है। जबकि एक दूसरे तरीके से भी आरबीआई लिक्विडिटी को काबू करने की कोशिश करता है, वो सीधा नंबर्स पे नहीं है, वो क्वालिटेटिव है, सब्जेक्टिव है। जैसे वो एक तो क्या कहता है, जैसे आप बैंक के पास जाते हो, कार के लिए लोन चाहिए, आप देखोगे बैंक बोलेगा कि 85% आपको लोन मिलेगा, 15% आपका मार्जिन होगा, आपको ये पैसे लगाने पड़ेंगे। मान लो यदि मार्जिन को घटा के 10% कर दे, तो बैंक कितनी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत लोग जो है कार खरीदने लगेंगे, क्योंकि केवल 10% चाहिए। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा बढ़ा करके भी लिक्विडिटी काबू करती है। इसके अलावा कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कि आप फ्रिज पे जो है कितनी मार्जिन होगी, तो फ्रिज पे कितना लोन होगा, लोन का कंडीशन क्या होगा, कार के लोन का क्या कंडीशन होगा, घर के क्या होगा, इस तरह का जो कंडीशन जो कंज्यूमर गुड्स पे जो लोन का है या कंज्यूमर ड्यूरेबल पे, उसको रेगुलेट करके भी जो है क्वालिटेटिवली आरबीआई कंट्रोल करती है। देन आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म बनाती है कि आपको खेती के लिए, मान लो आपको 100 रुपए लोन देना है, तो बोलेगी 40% आप जो है खेती के लिए दोगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई छोटे उद्योग के लिए एमएसएमई, और इस टाइप के आपको ग्रीन एनर्जी के लिए, सस्टेनेबल के लिए 40%, और 60% ही आपका डिस्क्रिशनरी है, किसी को भी दे सकते हो। तो इस तरह से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म जारी करती है, वो भी क्वालिटेटिव है, उससे भी जो है वो क्रेडिट डाइवर्ट होता है किधर जाना है। मोरल सुएसन, पब्लिक को कह सकती है कंज्यूमरिज्म ज्यादा मत कीजिए, ज्यादा मत खरीदिए। बैंक को कह सकती है कि आप लोन मेला लगा करके लोन वाला कल्चर मत क्रिएट करो, इस तरह की चीजों के लिए लोन मत दो, उसके लिए मत दो, इसके लिए दो, एंड कई चीजें उसको मोरल सुएसन कह सकती है। एंड कई बार जो है डायरेक्ट एक्शन भी, यदि बैंक लोन देने में जो है वो चीटिंग टाइप का करे, उसको उस तरीके से जो जो उसको कहा गया है वो ना माने, तो उस पर एक्शन एंड पेनल्टी ये सब भी हो सकती है। सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दो जो है आपको समझना चाहिए। हम जनरली जो आज चर्चा कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, इसको हमने छोड़ दिया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सब जो है क्वालिटेटिव है, इतना जरूर समझ लो। इससे पहले कि चलो और थोड़ा आगे बढ़ें, मैंने इसके पहले भी डिक्लेयर किया है कि एक मेरी छोटी सी इंडेवर है कि मैं एक ग्रुप टेलीग्राम में बना रहा हूं, जहां पे कि जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है मेरे स्टूडेंट, वो आपस में डिस्कस करें, ग्रुप का फायदा उठाएं, और मैं भी कभी कभार आपसे चिट चैट करूं, आपको थोड़ी बहुत सलाह दूं कि ये पढ़ो, ऐसे करो, वो करो, और इससे आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है आगे बढ़ सकते हैं। भले ही आपने कोई और भी कोचिंग ज्वाइन किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये ग्रुप काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैं कभी कभार तो ऑलवेज ही इस ग्रुप के टच में रहूंगा। तो यदि आप इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, जो अभी बिल्कुल फ्री है, नथिंग इज रिक्वायर्ड एज फार एज मनी इज कंसर्न, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपना मेल कर सकते हैं, अपना नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर, तो आपको जो है एक लिंक दिया जाएगा, उससे आप ज्वाइन करोगे। ये जो मेल आईडी है वो है polsc@gmail.com। ये कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अर्ली द बेटर। अब आइए हम लोग एक एक करके जो क्वांटिटेटिव पॉलिसी टूल्स हैं फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी फॉर द शॉर्ट टर्म, ओवरनाइट टू शॉर्ट टर्म, आरबीआई के पास, उसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। रेपो रेट एंड रिवर्स रिपोर्ट, ये तीसरी चौथी बार इसी वीडियो में सुन रहे होंगे, हर 3 महीने पे पेपर में भी पढ़ते हैं। रेपो रेट, जैसा मैंने बताया, वो रेट है जिस रेट पे बैंक आरबीआई से मनी लोन लेती है, बोरो करती है। यहां है आरबीआई, ये है बैंक, कॉमर्शियल बैंक, बीके में लिख रहा हूं, और आरबीआई जो है मनी देती है। बैंक क्या देंगे, बैंक इनको देंगे जी सेक, सिक्योरिटी, टी बिल, ये सब उसको एज ए कोलेट्रल देंगे।
इसके अलावा बैंक इसको जो है रेपो रेट पे, जो भी रेपो रेट होगा उससे इंटरेस्ट पे करेंगे, जैसे मान लो 6% है। तो रेपो रेट वही रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंक को मनी लोन पे देती है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, रेपो रेट सिंपल है, ये एक रेट है। रेपो स्टैंड फॉर रीपर्चेज एग्रीमेंट। क्या है ये भला रीपर्चेज एग्रीमेंट? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है बैंक ने जो है बैंक ने एज ए कोलैटरल जो है अपना गवर्नमेंट की सिक्योरिटी उसके पास या ट्रेजरी बिल थी वो आरबीआई के पास रख दिया, गिरवी रख दिया। लेकिन वो एग्रीमेंट करती है कि उसको लेटर पीरियड में एक विंडो होता है, फिर से परचेज बैक कर लेगी। ऐसा क्यों करती है आरबीआई? जिससे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो है बैंक के पास वापस जाए, पहली बात ये। और आरबीआई को जो है कुछ मतलब सिस्टम में जो है लिक्विडिटी इस फॉर्म में बनी रहे कि बैंक जो है वो अपने कोलैटरल को वापस कर ले और आरबीआई को मनी वापस लौट जाए। ये कब होगा? जबकि वो पैसे चुकता कर देगी तो ये सिक्योरिटी ले जा पाएगी। तो इससे आरबीआई के पास में भी पैसे रहेंगे जिससे कि और बैंक को वो दे सके, ये नहीं कि पैसे फंस जाए। तो ये जो एक एग्रीमेंट होता है कि आप रिपर्चेज कर लोगे अपना जो ये जो कोलैटरल है, गिरवी जो है उसको छुड़ा लोगे। चूंकि ये रिपर्चेज एग्रीमेंट होता है इसलिए इसलिए इसका नाम रेपो है। मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट है कि हमने जो कोलैटरल कोलैटरल तो गिरवी होता है जो रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल जिसके अगेंस्ट में मैंने लोन लिया है रेपो रेट पे, वो हम फिर आपसे खरीद लेंगे, छुड़ा लेंगे। तो ये दो चीज आप समझ गए। अब देखो क्या है, रेपो रेट जो है ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एक चेन ऑफ इवेंट होगी। रेपो रेट मान लो 6% था, इसको बढ़ा के आरबीआई ने हर 3 महीने पे जो घोषणा करती है 6.5% कर दिया। जैसे ही 6.5% किया तो आरबीआई से बोरो करना महंगा हो जाएगा, बैंक जो है वो नहीं लाएगी मनी। तो बैंक यदि मनी कम लाएगी आरबीआई से, उसके पास कम पैसे होंगे, तो उससे क्या होगा कि कम मनी क्रिएट होगा। आपको पता है मनी मल्टीप्लायर होता है। तो बैंक जो है कम मनी जो है लेंड करेगी, तो आप यदि लोन लेने जाओगे तो आपको लोन महंगा मिलेगा। इन सब का नेट इफेक्ट क्या होगा कि मार्केट में मनी जो है सप्लाई कम हो जाएगा। जब कम मनी सेम गुड्स एंड सर्विसेज को पर फॉलो करती है या चेज करती है तो इन्फ्लेशन घट जाता है। सो रेपो रेट बढ़ाने का मेन पर्पस होता है मनी की सप्लाई को कम करके इन्फ्लेशन को घटाना। अब इसका उल्टा देखो, रेपो रेट नीचे चला गया, 6% था, 5 5.5% हो गया। क्या होगा कि आरबीआई बहुत ज्यादा चीप मनी अब दे रही है बैंक को। बैंक खूब जो है पैसे अपनी झोली में भरेंगे आरबीआई से 5.5%, और वो लोगों को खूब लोन देंगे। लोगों को लोन देंगे तो इसका क्या होगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। अब मोर मनी विल चेंज सेम गुड्स एंड सर्विसेज, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लेकिन ये जो है इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए आरबीआई नहीं करती है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड ऑल, उससे जो है जो रुकी हुई इकोनॉमी बढ़ती है। हमेशा रेपो रेट तब घटाया जाता है जब आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी सुस्त हो गई है, रफ्तार उसकी कम हो गई है। उस समय थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन को वो नजरअंदाज करते हुए भी वो जो है ऐसा करती है। करंट जो रेपो रेट है वो 5.25% है, 5.25%, याद रखो। लेकिन ये हर 3 महीने पे बदलता है। अभी जब जब कोविड का टाइम था तो बहुत समय तक 6% से ऊपर जो है रेपो रेट चल रहा था। लेकिन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इसको थोड़ा घटाया गया है। रिवर्स रेपो रेट, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये जस्ट उल्टा है रेपो रेट का। ये वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, मनी लेती है, और ये इंटरेस्ट पे करती है। अब आप सोचोगे कि आरबीआई को क्या जरूरत है लोन लेने की? ऐसा जो है वो इकोनॉमी से मनी को खींचने के लिए करती है। अब यहाँ पे समझो क्या होती है। एक बैंक है, मान लो एसबीआई है। एसबीआई, उसके पास में पता लगा 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। और आरबीआई के का जो रिवर्स रेपो रेट है मान लो कि 5% है, तो वो 5% जो है ये पैसे को आरबीआई के पास दे करके और कमाना शुरू कर देगी। आरबीआई बोलेगी ठीक है, तुम मेरे पास ये मनी पार्क कर दो और 5% इंटरेस्ट ले लो, जब तक कि अब कल कोई बिजनेसमैन पहुंच गया कि हमको 500 करोड़ का लोन चाहिए, हम तुम्हें देंगे 7% इंटरेस्ट, तो तुरंत ही आरबीआई से ही पैसे वापस ले लेगी और उसको 7% पे दे देगी। लेकिन 5 दिन 4 दिन के लिए भी यदि वो
पैसे खाली हैं तो 4 दिन तक वो 5% कमाती रहेगी। इसी के चलते रिवर्स रेपो रेट यूज होता है। फिर से समझो क्या मैं कह रहा हूं। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे बैंक आरबीआई को मनी लेंड करती है, जिस रेट पे आरबीआई बैंक से मनी बोरो करती है, रिवर्स रेपो रेट। ओके। अब ये देखो क्या होगा यदि रेपो रेट बढ़ जाए। मान लो कि हम रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दें, अभी था मान लो 5%, इसको बढ़ा के 5.25% मान लो कर दिया, तो क्या होगा कि बैंक जो है उसको लोभ आएगा कि चलो और मनी जो है आरबीआई के साथ पार्क कर देते हैं, और मनी मान लो 500 करोड़ और उसको मिला और कर दिया क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। यदि इसका मतलब आरबीआई के पास से मनी सक होकर के, सॉरी, बैंक से मनी सक होकर के आरबीआई में चली गई, आरबीआई कम लेंड कर पाएगा। कम लेंड करेगा तो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में घट जाएगी, इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो हायर रिवर्स रेपो रेट का सेम इफेक्ट होता है जो रेपो रेट के बढ़ने का होता है। आप चाहो तो रट भी लो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा, अल्टीमेट है कि मनी सप्लाई घटेगा, इन्फ्लेशन कम होगा। रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, अल्टीमेट है मनी सप्लाई घटेगा और इन्फ्लेशन घटेगा। मनी सप्लाई घटेगा और इन्फ्लेशन घटेगा। इसी तरह से रेपो रेट के गिरने का और रिवर्स रेपो रेट के गिरने का दोनों का सेम इफेक्ट है, दोनों में मनी सप्लाई बढ़ेगा और इसका इन्फ्लेशन पे तो उल्टा असर होगा लेकिन इकोनॉमी बूस्ट होगी। ओके, अब आओ एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। ये एसडीएफ क्या बला है ये समझो। ये एसडीएफ बेसिकली जो है वो रेपो रेट से भी कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक जो है वो लेंड करती है आरबीआई को। आपको सुनने में लगेगा कि ये तो वही है, बैंक यदि लेंड करती है आरबीआई को तो रिवर्स रेपो रेट है। एक्चुअली एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और रिवर्स रेपो रेट का एक ही काम है, दोनों एक ही चीज करती है। ये वो रेट है जिस रेट पे बैंक आरबीआई को मनी लेंड करती है, आरबीआई बोरो करती है बैंक से, या कह लो जो एक्सेस कैश है बैंक के पास वो आरबीआई को दे करके इंटरेस्ट अर्न करता है। रिवर्स रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज दोनों का सेम मतलब है। तब दोनों में फर्क क्या है? रिवर्स रेपो रेट में जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है। आरबीआई डिक्लेयर करती है कि रिवर्स रेपो रेट मान लो 5.5% हुआ, लेकिन जो एसडीएफ है उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो पैक्ड होता है, वो बंधा होता है रेपो रेट से। आरबीआई केवल इतना कहती है कि रेपो रेट से 0.5% कम होगा या 0.25% कम होगा, ऑलवेज कम होगा। तो यदि मान लो कि रेपो रेट 6% है तो एसडीएफ यदि 0.5% कम होगा तो एसडीएफ हो जाएगा 5.5, लेकिन फिक्स नहीं होगा। इस बात को समझो। तो यही डिफरेंस है रिवर्स रेपो और एसडीएफ में। लेकिन इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस है जो याद रखो, शायद एग्जाम में अंदर की बात पूछने लगे हैं आजकल तो वो पूछ सकते हैं। वो ये है कि रिवर्स रेपो रेट में जो है आपको कोलैटरल जो है रिक्वायर्ड होता है। मतलब रिवर्स रेपो रेट में जैसे बैंक को गिरवी रखनी पड़ती है, ट्रेजरी बिल एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, उसी तरह जब आरबीआई लोन लेता है बैंक से रिवर्स रेपो के केस में तो आरबीआई को भी अपनी जो ट्रेजरी बिल एंड अदर जीसेक होती है वो बैंक के पास रखनी पड़ती है कोलैटरल। लेकिन ये कोलैटरल की रिक्वायरमेंट जो है एसडीएफ में नहीं है। जब एसडीएफ से आप लोन लेती है तो आरबीआई को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोलैटरल ट्रेजरी बिल या जीसेक रखे। 3 बार 4 बार पढ़ लो इस बात को जो डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस हो गई? फर्स्ट डिफरेंस है कि नो कोलैटरल इन एसडीएफ बट देयर इज ए कोलैटरल इन रिवर्स रेपो। आप यहां याद रखो कि रेपो में भी कोलैटरल है, गिरवी रखना पड़ता है लोन लेने के लिए, जैसे हम लोग अपना मकान गिरवी रखते हैं। दूसरा, रिवर्स रेपो फिक्स रेट है जबकि एसडीएफ में कोई फिक्स रेट नहीं है, वो रेपो रेट से सम परसेंटेज पॉइंट नीचे होती है, दैट्स ऑल। इसी को हम एसडीएफ कहते हैं। अब यहां ये भी समझो कि 2022 से पहले क्या होता था। 2022 से पहले कि जो एक स्प्रेड होता था ना, जो एल ए एफ आगे और समझाएंगे, जो ये फ्रेमवर्क बनता है लिक्विडिटी एडजस्ट करने की जो फैसिलिटी है, उसमें बीच में जो है रेपो होता है, रेपो रेट बीच में,
सबसे टॉप में एमएसएफ होता है जिसका रेट रेपो से ज्यादा होता है, और इधर जो है रिवर्स रेपो होता था जो कि रेपो से ऑलवेज कम होता है। अब इसको हटा करके एसडीएफ कर दिया गया है। तो जो फ्लोर है, जो लोएस्ट जो शॉर्ट टर्म जो रेट पूरे इकोनॉमी में होगी वो एसडीएफ होगी। बीच बीच का रेट जो होगा वो रेपो होगा, और हाईएस्ट जो शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमी में रेट होगी वो एमएसएफ होगी। यदि आपको ये सब बहुत ही बोझिल लग रहा है तो आप मल्टीपल टाइम सुनिए और थोड़ा ऑनलाइन पढ़िए। ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूं कि ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का वो पोर्शन है जो थोड़ा टफ लग सकता है, बट कॉमन सेंसिकल है, सोचिएगा, 2-3 बार सुनना। अब आओ कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फर्क होता है। एक आप सुनते होंगे एनसीईआरटी बुक में बैंक रेट भी काफी। बैंक रेट अब यूज होता नहीं है। बैंक रेट एक हिस्टोरिकल बात हो गई। अब ये क्या था कि बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी जिसपे आरबीआई जो है ना उधार देता था या लेंड करता था कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म, और जिसमें कोई रिपर्चेज एग्रीमेंट नहीं था, रेपो नहीं था ये। मतलब रेपो में क्या होता है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए देता है पहले तो लोन, और दूसरा होता है कि आपको जो है ट्रेजरी बिल जो है गिरवी रखनी पड़ती है बैंक को आरबीआई के पास, जिसको कि रिपर्चेज करने का उसको एग्रीमेंट करना पड़ता है कि अपना गिरवी हम छुड़ाएंगे। जो ये बैंक रेट होता था उसमें बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से अधिक के लिए आरबीआई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे लोन देती थी बैंक को, इसको बैंक रेट कहते थे। और उसमें कोई ये नहीं था कि जो हम गिरवी रखें उसको छुड़ाने का कोई पीरियड है, गिरवी रखें या रखें जब तक आपको पे करेंगे तब होगा। तो इसको बैंक रेट कहते थे। अब ये यूज नहीं होता है। रेपो रेट तो अभी मैंने बता दिया क्या है। नाउ बैंक रेट इज नॉट यूज बाय आरबीआई। बेसिकली इसके बदले अब रेपो रेट आ गया है। अब समझो बैंक रेट का नया नाम रेपो रेट है, जो कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें रिपर्चेज एग्रीमेंट है कि आपको अपनी गिरवी छुड़ानी पड़ेगी। अब बैंक रेट का जो मेन काम है ना, ये पैनल इंटरेस्ट रेट है। मतलब ये होता है जब बैंक पेनल्टी देती है ना, आपने कोई बैंक ने कोई उसकी बात नहीं मानी, आदेश नहीं माना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कुछ उसको एसएलआर नहीं रखा, सीआरआर नहीं रखा, तो उसको पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी किस रेट से लगाएगी? तो बैंक रेट से लगाएगी। ये स्टैंडर्ड रेट है, तो उस रेट से हम आपको पेनल्टी लगाएंगे। तो बैंक रेट का अब यही काम हो गया कि पैनल इंटरेस्ट रेट है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे एक बात और समझ लो कि अभी तक हम ये कह रहे हैं आपको कि रेपो रेट फिक्स होता है, 3 महीने पे आरबीआई जो है वो रेपो रेट देती है। जैसे अभी मान लो 5.25% है, तो ये फिक्स रेट है। इसी तरह रिवर्स रेपो क्या होगा, हो सकता है रिवर्स रेपो का रेट अभी आरबीआई ने तय किया होगा 5%, 5.0%। तो हो सकता है एसडीएफ जो है ये हो सकता है 4.75% हो, और हो सकता है एमएसएफ जो है आज के डेट में 5.75% हो। ये सब जो है रेट हो सकता है। 0.5% रेपो से ज्यादा एमएसएफ, 0.5% रेपो से कम एसडीएफ, और बीच में इधर यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम जो है रिवर्स रेपो, और बीच में अगेन ये वाला को याद रखो, रेपो है 5.25, बीच में इससे 0.5 प्लस जो है वो एमएसएफ है, ये है 5.75%। 5.5% माइनस होकर के जो है 4.75% जो है वो एस डी एफ है, और बीच में कहीं यहाँ पे रिवर्स रेपो होगा, आ रहा रिवर्स रेपो। ये इस पूरे विंडो को हम एल ए एफ कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, नाउ मैं ये कह रहा हूं कि फिक्स्ड रेपो अभी तक हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जो रेपो रेट है वो फिक्स नहीं है। जैसे आरबीआई ने घोषणा किया कि भाई हम मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपया है और हम लोन देने के लिए तैयार हैं बैंक को, जिसको भी चाहिए, लेकिन इसका फिक्स रेपो रेट नहीं है, तुम लोग बिड करो। तो एसबीआई ने कहा हम देंगे 5%, और पीएनबी ने कहा हम 5.25 देंगे। तो आरबीआई बोलेगी ठीक है, तुमको हम देते हैं ज्यादा क्योंकि तुमको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे। इस तरह का जो ऑक्शन से जो रेपो रेट तय होती है, बिड से तय होती है, उसको वेरिएबल रेपो रेट कहते हैं। वेरिएबल रेपो रेट दोनों हो सकता है, वेरिएबल रेपो रेट एंड वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उल्टा है। मान लो बैंक कहती है हमारे पास जो है, आरबीआई कहेगी कि हम 1 लाख करोड़ रुपया हम एब्जॉर्ब करने के लिए बैंकिंग सिस्टम से तैयार है, जिसके इसके पास पैसे हो हमारे पास पार्क कर दो, हम तुमको एक इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, लेकिन वो वेरिएबल होगा, और वो जो जितना
कम इंटरेस्ट लोगे, उससे हम ज्यादा से ज्यादा हम जो है हम लेंगे, उससे मनी अपने पास रखेंगे। एसबीआई ने कहा हम आपको 5% पे जो है एक 50,000 करोड़ रुपए दे देंगे, और पीएनबी ने कहा 4.75 पे दे देंगे। बैंक बोली ठीक है, पीएनबी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये कम इंटरेस्ट ले रहा है, इसका मनी हम पार करेंगे। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रिवर्स रेपो। तो वेरिएबल रेपो रेट एंड वेरिएबल रिवर्स रेपो। ऐसा क्यों होता है? अब चलो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें कि आरबीआई फिक्स के बजाय वेरिएबल पे जाता है, जो अधिकतर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब उसके पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां उसको लगता है कि बैंक को हेल्प करना चाहिए, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, तो उसमें वो ऑक्शन कर देती है। ओके, एक बात और समझो कि जो फिक्स्ड रेपो वाली जो सिस्टम है उसमें आरबीआई कोई लिमिट नहीं रखती है, जितना पैसा लेना है लो और जितना पैसा पार करना है करो। लेकिन जब वेरिएबल वाला मामला आता है तो दोनों जगह आरबीआई ये डिक्लेयर करती है कि मेरे पास इतना ही फंड है लोन देने के लिए और इतना ही विंडो है आपके कैश को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इन दैट केस वो वेरिएबल के लिए जाती है। अब आओ सीआरआर और एसएलआर पे थोड़ी बातें करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, जैसा मैंने कहा कि वो पोर्शन है डिपॉजिट का, एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो आरबीआई मैंडेट करती है कि तुमको कैश के फॉर्म में हमारे पास रखना पड़ेगा, मेरे अलमीरा में वॉल्ट में रख दो और उसको टच भी मत करो, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दिस इज कैश रिजर्व रेशियो। क्यों? आप समझते हैं, जिससे बैंक के पास में लिक्विडिटी रहे कि कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी कस्टमर को चाहिए तो ये ना बोले मेरे पास कैश खत्म हो गया, तो ये लो कैश है। तो एक तो ये है। अब मान लो कि सीआरआर जो है कैसे लिक्विडिटी को काबू करती है। सीआरआर बढ़ गया, सीआरआर बढ़ जाएगा, मान लो अभी 3% है, उसको बढ़ा के 4% कर दे, तो क्या होगा? बैंक का कैश जो है बैंक से निकल के और आरबीआई का अलमीरा में चला गया, कैश जो है कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सीआरआर घट गया, अभी 3% है, मान लो 2% हो गया, आरबीआई के वॉल्ट से या अलमीरा से निकल के बैंक के पास आ गया, बैंक ज्यादा लोन देगी, मनी मल्टीप्लायर होगा, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो उससे इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो सीआरआर डाउन का वही इंपैक्ट होता है जो रेपो रेट के डाउन का होता है, रेपो रेट के अप का वही इंपैक्ट होता है जो सीआरआर अप का होता है। अब आ जाओ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो अभी करेंटली 18% है। किस चीज का 18%? जितना हम बैंक के पास में डिमांड और टर्म डिपॉजिट टोटल मिला के है, उसको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, एनटीडीएल। वही उसी का 3% यहाँ भी है। उसका 18% बैंक को अपने पास ही रखना। दोनों में देखो फर्क क्या है। सीआरआर में बैंक को ये कैश लेके और आरबीआई को सौंप देनी है और वो गया उसके सिस्टम से बाहर, कोई इंटरेस्ट भी अर्न नहीं कर रहा है। जबकि एसएलआर में ये 18% जरूर है, लेकिन ये बैंक के ही वॉल्ट में रहेगा, वॉल्ट मतलब अलमीरा, उसके ही चेस्ट में रहेगा, उसी के लॉकर में रहेगा ये, और इसको केवल लिक्विड फॉर्म में रखना है तुमको। गोल्ड, कैश, ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म जो होती है, कॉमर्शियल पेपर, सीडी, इन सब के फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि तुरंत भुना करके आप कस्टमर को दे पाओ, आपकी लिक्विडिटी बनी रहे। हाथ मत फैला दो कि मेरे पास तो है ही नहीं पैसा आपको देने के लिए। अब इसका भी असर वही होगा, यदि एसएलआर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। एसएलआर कम होगा, मनी सप्लाई जो है वो मनी सॉरी एसएलआर बढ़ेगा, मनी सप्लाई घटेगा, इन्फ्लेशन कम होगी। एसएलआर कम होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा और मन इकोनॉमी बूस्ट होगा। सेम जो सीआरआर का होता है वही एसएलआर का भी होगा। बाकी इसको पढ़ ले। ये तो दोनों में जो फर्क है, एक बार समझो, ये रिपीटेशन टाइप के एक आपको और ज्यादा समझ में आया। सीआरआर जो है एकदम स्ट्रिक्टली इन द फॉर्म ऑफ रॉ कैश मेंटेन किया जाता है, जबकि एसएलआर का बहुत सारा टर्म में आप लिक्विड कर सकते हो, जैसे गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ट्रेजरी बिल है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में आप रख सकते हो। यहाँ तो प्योर कैश में, ये आरबीआई टेक्स द कस्टडी ऑफ द कैश, आपके हाथ से छीन करके आरबीआई अपने पास रख लेता है। यहाँ आपके पास ही रहता है, जो लिक्विड एसेट है गोल्ड, ट्रेजरी बिल, आपके पास ही, बैंक के पास ही रहता है, कहीं जाता नहीं है। इस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है, 0% रिटर्न। ये रिटर्न आपको मिलता है, गोल्ड पे हो चाहे आपको जीसेक पे हो, ट्रेजरी बिल पे रिटर्न मिलते रहता है, आपको पैसे मिलते हैं। ये प्राइमरली यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रेगुलेट लिक्विडिटी, जबकि इसका प्राइमरी पर्पस जो है वो स्ट्रक्चरल सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक, मतलब बैंक हमेशा सॉल्वेंट बना रहे, उसके पास में एनफ लिक्विडिटी रहे और उसको रिटर्न भी मिलता रहे, कुछ प्रॉफिट होता रहे, इसके इसका पर्पस ये है।
और ये तो डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट द क्वांटम ऑफ कैश अवेलेबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन, तो सीधा ये चोट करता है मनी सप्लाई पे। और ये जो है एलोकेशन ऑफ क्रेडिट पे करता है। मतलब अब देखो होता क्या है, अब मान लो कि एसएलआर जो है बढ़ गई। अब इसका मतलब है कि बैंक को जो है ज्यादा जीसेक खरीदना है, ट्रेजरी बिल खरीदना है, गोल्ड खरीदना है। तो इसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, वो कम हो जाती है। तो अब ये जो है बैंक का इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा हो गया है, तो बैंक ने क्राउड आउट कर दिया, मतलब भगा दिया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन सब इंस्ट्रूमेंट में से। तो एक तरह से ये जो क्रेडिट जो है उसका जो एलोकेशन है, मतलब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन जो है वो कर रहा है, वो चेंज हो जाती है इकोनॉमी में, कि बैंक कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट कर रहा है। सो दैट इज द एसएलआर का प्राइम इफेक्ट। अब जो मैं कितनी बार एमएसएफ में यूज कर चुका हूं, एमएसएफ क्या होती है आपको मैंने बताया ना, कि जो एलएएफ में जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है वो एमएसएफ है। तो एमएसएफ ये तो बहुत चीज लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली इसमें ये होता है कि एक इमरजेंसी यदि आ जाए और बैंक को ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए ओवरनाइट के लिए, एकदम एक रात के लिए, तो आरबीआई उसको जो है रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा पे देती है, जिससे कि ये हमेशा आप हाथ फैला के ना आ जाओ। इसको एमएसएफ कहते हैं। लेकिन और यहाँ पे एक और भी मजेदार बात होती है कि जब आप रेपो रेट से आप पैसे लेते हो, रेपो रेट से, तो आपका जो स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो गिरवी रखने में। जो एसएलआर के तहत जो आपको स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपके पास में बहुत सारे 18% पड़े हुए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल, उसको आप गिरवी नहीं रख सकते हो। जबकि एमएसएफ के तहत यदि आप लोन ले रहे हो, चूंकि हायर रेट इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आप 2% जो है ना, 2% तक अपने एसएलआर में जो रखा हुआ ट्रेजरी बिल है उसको गिरवी के रूप में रख सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ये इस मायने में एमएसएफ जो है रेपो से अलग है। और बैंक तभी इसको यूज करती है जब उस बेचारे के पास सभी ऑप्शन खत्म हो गए हैं, कहीं से उसको पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको रेपो से ज्यादा पे करना पड़ता है। यहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कैश यदि हो तो इसका मतलब ये है कि पहला बात तो ये इमरजेंसी में होता है, अनएक्सपेक्टेड कैश का शॉर्टेज हो जाए, या और दूसरा इसका फीचर ये है कि इसमें हायर इंटरेस्ट रेट है। हाईएस्ट जो शॉर्ट टर्म में रेपो रिवर्स है वो सबसे ज्यादा एमएसएफ में है। तो ये एक तरह का पैनल इंटरेस्ट है। देन थर्ड है कि आप एसएलआर में डिप कर सकते हो, अभी 2% तक अभी जो है अलाउड है। जबकि रेपो में आप एसएलआर में जो जीसेक है या टी बिल उसको छू नहीं सकते, उसको गिरवी नहीं रख सकते हो। जबकि यहाँ 2% तक निकाल के आप आरबीआई के पास गिरवी रख के एमएसएफ रेट पे आप इमरजेंसी में कैश ओवरनाइट ले सकते हो। एमएसएफ जो है ये सीलिंग है, ये छत है। ये जो एलएएफ का जो विंडो है, एलएफ का जो एक विंडो है, उसमें रेपो रेट जो है वो एंकर है, बीच में है। एमएसएफ जो है छत है, और जो उसकी फ्लोर है, जो उसकी धरती है, वो है एस डी एफ, लोएस्ट रेट, जिस लोएस्ट रेट जिसपे कि आरबीआई जो है वो बैंक से लोन लेती है, वो सबसे लोएस्ट रेट होता है। रेपो रेट जिसपे आरबीआई बैंक को लोन देती है वो बीच में रहता है। और आरबीआई इमरजेंसी में जो ओवरनाइट देती है, जिसमें कि एसएलआर में आप डिप भी कर सकते हो, वो एमएसएफ। ये तीनों मिला करके हम इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। यही वो विंडो है जिसको चेंज करके एसडीएफ रेपो एमएसएफ को चेंज करके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी आरबीआई मैनेज करती है इकोनॉमी। और वही बात जो इतनी बार मैं कह चुका हूं, अब वो आ गया है एलएएफ कॉरिडोर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यहां देखो सबसे जो जो फ्लोर है, सबसे नीचा इंटरेस्ट रेट एसडीएफ है, वो रेट जिस पे बैंक आरबीआई को मनी लेंड करती है। रेपो रेट एंकर रेट है, बीच में होता है, ये पूरे को बैलेंस करता है। और एमएसएफ वो रेट है जो इमरजेंसी ओवरनाइट बैंक को जब एक्यूट कैश शॉर्टेज होता है, तो वो रेपो रेट से थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई से लेती है। लेकिन आरबीआई एक फैसिलिटी देती है कि आप अपने एसएलआर में 2% तक डिप करके वहां से ट्रेजरी बिल या जीसेक निकाल के गिरवी रख सकते हो, जो रेपो रेट में अलाउ नहीं है। अब आप समझो कि रिवर्स रेपो कहाँ होगा, यदि आपसे पूछा जाए तो कहीं यहाँ पे होगा रिवर्स रेपो, जो कि एसडीएफ से थोड़ा ज्यादा होगा और रेपो रेट से थोड़ा कम होगा। तो इसी बात को यहाँ पे मैंने कहा है। अब ये चीज मैं पढ़ नहीं रहा हूं, इसको आप 4 बार 3 बार पढ़ लेना, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एलएएफ, दिस इज द
स्प्रेड, और इसमें आप देखोगे कि अभी जैसे स्प्रेड जो है करीब 1% का है, ये रेपो रेट से 0.5% इंटरेस्ट कम है और ये 0.5% इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ये जो 1% का जो विंडो है, इसी में एडजस्ट करके जो है आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। कैसे, आगे थोड़ा देखें। मान लो अभी देखो कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। अब जरा इन सब का जो है कंबाइंड देखो, इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन भी। तो आरबीआई को फील हो रहा है कि लिक्विडिटी ज्यादा ही हो गई है और ज्यादा मनी जो है गुड्स एंड सर्विस को चेंज कर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, हॉट हो गया है, तो टू मच मनी इज चेंजिंग। तो आरबीआई क्या करती है, टाइट या कॉन्ट्रैक्शनरी, मतलब उसको संचा देने वाली, कॉन्ट्रैक्शन करने वाली मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी। मनी को सक करना है, उसको बाहर निकालना है इकोनॉमी से, खींचना है उसको। तो वो क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी। हमने देखा रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक बेचारे को कम मिलेगा लोन, मतलब कम मनी मिलेगी आरबीआई से, उसके पास कम पैसे होंगे तो कम लोन देगी, कम लोन देगी तो मनी सप्लाई घट जाएगा, मनी सप्लाई घट जाएगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। इसके अलावा वो सीआरआर बढ़ा देगी, 3% से 4% कर देगी, उसका भी वही इफेक्ट होगा कि मनी बैंक के पास कम हो जाएगी लोन देने के लिए और मनी सप्लाई घट जाएगी। एसएलआर को बढ़ा देगा, फिर इसके पास मनी कम हो जाएगी लोन देने के लिए, इन सब का इफेक्ट वही होगा कि मनी सप्लाई घट जाएगा। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी, ये बेचने लगेगी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को। ओपन मार्केट ऑपरेशन, पिछले वीडियो को याद करो, बेचेगी। इसका मतलब क्या है, जीसेक निकल करके आरबीआई से सिक्योरिटी निकल के जाएगा मार्केट में और मनी यहां से खींच करके जो है सख्त होकर के आरबीआई में घुस जाएगा। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इससे इन्फ्लेशन कम होगी। इन सब का इफेक्ट ये होगा कि लोन जो है महंगा हो जाएगा, हाउस होल्ड और फर्म जो है कम खरीद लोन लेंगे और स्पेंड भी कम करेंगे। मनी सप्लाई जो है घट जाएगा और डिमांड कूल हो जाएगा, क्योंकि अब कम मनी जो है सेम गुड्स एंड सर्विसेज को फॉलो कर रही है, चेज कर रही है, इन्फ्लेशन घट जाएगा। इसका उल्टा देखो, आरबीआई मान लो कि अब इकोनॉमी जो है काफी स्थिर हो गई है, रिसेशन में चली गई है या स्लो हो गई है, सुस्त हो गई रफ्तार, तो आरबीआई बूस्ट करना चाहता है डिमांड, लोग खरीद नहीं रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, युवक बेरोजगार हैं, तो ये कैसे होगी, डिमांड बढ़ाना है, तो सिचुएशन जो है स्लो डाउन का है। तो आरबीआई अब क्या करना चाहती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना चाहती है, फैलाव वाला। अब वो इंजेक्ट करना चाहती है मनी इकोनॉमी में, लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहती है। तो रेपो रेट को घटा दो, रेपो रेट घटाओगे, रेपो रेट घटते ही जो है आरबीआई यहाँ पे है, तो रेपो रेट घटा, मोर मोर मनी जो है बैंकिंग सिस्टम में गया, मोर मनी, मोर लोन, मोर मनी, और इससे लोन चीपर होगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन पे थोड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा लेकिन इकोनॉमी बढ़ेगी। देन सीआरआर को जो है घटा दो, वही रेपो रेट घटाओ, कैश रिजर्व रेशियो 3% था 2% कर दो, और कैश आ गई बैंक के पास और वो लोन देगी और मनी क्रिएट होगा। एसएलआर घटा दो, उसको 18% रखना पड़ रहा है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी में, अब उसको घटा के 15% कर दो, 3% बाहर निकल गया, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लोन के रूप में देगी, उसका भी वही इफेक्ट होगा, मोर मनी। अब ओएमओ जो है, ओएमओ के लिए क्या करेगी, आरबीआई है, अब वो खरीदना शुरू करेगी जी सेक को। तो जी सेक जो है यहाँ से कूद कूद के आरबीआई में गए और यहाँ से मनी बाहर निकला, मनी इंजेक्ट हुई, मनी बाहर निकला, लिक्विडिटी बढ़ी, तो वही इफेक्ट होगा जो रेपो रेट घटाने का, सीआरआर घटाने, एसआरआर घटाने का है, वही ओपन मार्केट ऑपरेशन में जी सेक को खरीदने का भी होगा। इन सब का इफेक्ट होगा कि लोन चीपर हो जाएगा, आपको स्कूटर, कार, घर खरीदना आसान है। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट से जो है एक्सपेंड होगा क्रेडिट, उससे और मनी बढ़ती है, आपको पता है मनी मल्टीप्लायर में मैं वीडियो भी बनाऊंगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगी, डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट पिकअप करेगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होगा। अब आओ कि एक्चुअल प्रीलिम्स क्वेश्चन, जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब इस तरह के वीडियो होंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ आप देखोगे कि 2017-2020 में है, क्योंकि बाद के समय में ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल छोड़ करके वो केवल इकोनॉमी में कोई स्कीम है, कोई इकोनॉमिक बॉन्ड है, मसाला बॉन्ड है, ग्रीन दिस दैट, ये सब करने लगे, कम कॉन्सेप्चुअल पूछने लगे। लेकिन आपको पता है कि इस बार जितनी ब्रिक बैटिंग मिली है, कि मुझे पूरा विश्वास है कि अब यूपीएससी भी फिर से कॉन्सेप्चुअल पे जाएंगे। वैसे भी अभी भी कॉन्सेप्चुअल काफी ज्यादा पूछते हैं। 2017 में क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो बाय द आरबीआई ऑन द इकोनॉमी।
CRR घट गया तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगा, कैश जो है ज्यादा बैंक के पास रहेगी तो ज्यादा मनी क्रिएट होगा, लोन ज्यादा देंगे, तो इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई. ऑफ कोर्स इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई. It decreases nahi, it has no effect nahi, it reduces bank deposit no, it increases the money supply. Simple question. 2020 में if the RBI decide to adopt an expansionary monetary policy, मतलब liquidity को बढ़ाना है, which of the following would not do? क्या करेगी वो, क्या नहीं करेगी पूछा जा रहा है. कट एंड ऑप्टिमाइज द SLR. भाई एक्सपेंशनरी है तो आपको डेफिनेटली आप SLR को घटा दो 18% था 15% कर दो तो आपका एक्सपेंशनरी हो गया, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी. तो ये तो जो है आपको करना चाहिए क्योंकि आपको एक्सपेंशनरी है. इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी SDF. अब देखो SDF यदि आप बढ़ा दोगे, सॉरी ये SDF नहीं है, MSF है, सॉरी याद करो, ये LAF का लास्ट पोर्शन है जो कि ओवरनाइट एकदम एक्यूट कैश शॉर्टेज होने पे रेपो रेट से भी अधिक रेट पे बैंक देती है. आप यदि इंक्रीज कर दोगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को तो क्या होगा? 6.5% मान लो 7% कर दो, बैंक के पास कम हो जाएगा, बैंक के पास कैश की और कमी होगी. तो एक्सपेंशनरी के बजाय जो है वो कॉन्ट्रैक्शन वाली पॉलिसी होगी, संकुचने वाली हो गई. तो ये कभी नहीं करना होगा. ये पूछा है नॉट डू, तो ये तो नहीं करोगे आप, आपको उसको घटाना चाहिए यदि एक्सपेंशनरी करना है तो. कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट. ऑफ कोर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR सबको कम करोगे तो एक्सपेंशनरी होगा. इन सबको बढ़ाओगे, रेपो रेट को बढ़ाओगे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाओगे, SLR बढ़ाओगे, CRR बढ़ाओगे तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्शनरी होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंशनरी नहीं होगा. जैसे कि MSF को यदि हमने बढ़ा दिया तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एक्सपेंशन नहीं करेगा, इसलिए ये सही है. ये क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन जो अभी हमने डिस्कस किया उसके लिए कुछ भी ये क्वेश्चन नहीं है. आई होप डियर स्टूडेंट, इसके पहले कि मैं आपको थैंक्स बोलूं, कि आपको ये लग रहा होगा कि ये वीडियो काफी कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है ऐसा, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि यदि आप 2-3 बार आंख बंद करके सुनो, थोड़ा मनन करो तो ऑल कॉमन सेंसिकल है. और मैं फिर से स्ट्रांगली सलाह दूंगा कि डोंट वेट कि 3 महीने 4 महीने बचे. प्रीलिम्स रिक्वायर ए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और अभी वो सही टाइम है. जाग जाओ और ग्रुप भी ज्वाइन करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. और फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, यदि आप एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपको हेल्प करेगा, मैं भी थोड़ी बहुत गाइड करूंगा, आपसे बातें करूंगा. ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने कोई स्ट्रक्चरल कोचिंग भी कोई ज्वाइन कर रखा है तब भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन करो, मैं सलाह दूंगा. एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, बिल्कुल अभी फ्री है. टेलीग्राम पे आप अपनी इंटरेस्ट इविंस करें, मतलब बताएं थ्रू मेल अपने नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर @polschelp@gmail.com. इस तरीके से आप पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं. वेबसाइट paulsciencehelp.in है, ईमेल paulsciencehelp@gmail.com, टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp एंड एक्स की हैंडल है @paulsciencehelp. मिलते हैं किसी एक और वीडियो, ऑफ कोर्स पार्ट 3 फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स. तब तक के लिए टेक केयर, बाय, बी हैप्पी.